लास्ट टाइम हमने वेव की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। वेव वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। आज हम इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि पिच, लाउडनेस, सॉफ्टनेस, टिम्बर और क्वालिटी। सबसे पहला पिच। पिच एक सेंसेशन है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हम डिफाइन कर सकते हैं पिच को कि पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश अ श्रिल साउंड फ्रॉम द ग्रेव साउंड। अब श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड का क्या मतलब होता है? एक्चुअली पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है पिच भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर इसको वेव के थ्रू समझा जाए तो हम बोल सकते हैं कि अगर दो तरह की आपको वेव्स दी हुई है, जिसमें कि एक तो फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड, अगर हम इन दोनों वेव्स को कंपेयर करें तो इससे क्लियर है कि इस फर्स्ट वेव में नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड सेकंड वेव के कंपैरिजन में ज्यादा है। मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव इज ग्रेटर देन द सेकंड वेव। तो हम कहेंगे कि ये जो फर्स्ट वेव है ये हाई पिच का साउंड है, एंड हाई पिच के साउंड को श्रिल साउंड भी बोला जाता है। इसके अलावा ये वाला होगा लो पिच का साउंड, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है, और लो पिच के साउंड को ग्रेव साउंड भी बोला जाता है, ग्रेव या फिर होर्स साउंड। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखें तो अगर हम कंपैरिजन करें रोरिंग ऑफ अ लॉयन एंड हमिंग ऑफ अ बी, देन हम ये बोल सकते हैं कि लॉयन का जो साउंड होगा वो बी के साउंड के कंपैरिजन में लो पिच का होगा। बी का साउंड हाई पिच का होता है, यानी श्रिल साउंड होता है। इसके अलावा जैसे गिटार का साउंड, तो गिटार का साउंड भी हाई पिच का होगा। कार का हॉर्न लो पिच का होगा, होर्स साउंड होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, जैसा कि हम फील भी कर सकते हैं, वो कम होंगे। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाउडनेस। जैसा कि फर्स्ट पिच के लिए हमने बोला इट इज ओनली सेंसेशन, वैसे ही सेम लाउडनेस भी एक सेंसेशन होता है जो कि डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड मीन्स हम डिफाइन भी कर सकते हैं लाउडनेस को। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश अ लाउड साउंड फ्रॉम द फेंट साउंड। तो इसके लिए एम्पलीट्यूड, सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर हम दो वेव इस तरह से बनाए, फर्स्ट इज एंड सेकंड इज, अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड कंपेयर करें तो इस वाले में ये जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन सेकंड वेव का ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड वेव है ये इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, हाई एम्पलीट्यूड, और जो हाई एम्पलीट्यूड का साउंड होता है उसे लाउड साउंड भी बोला जाता है। जबकि फर्स्ट वेव से क्लियर है कि इसका एम्पलीट्यूड कम है, मीन्स इट इज अ सॉफ्ट साउंड। लाउडनेस एम्पलीट्यूड के अलावा डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड सोर्स मीन्स, अगर आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे आप अगर इसका एग्जांपल हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर हम कोई कहीं पर भी कोई साउंड सोर्स है, उसके जितना ज्यादा हम पास जाएंगे, यानी डिस्टेंस जितनी कम होती जाएगी, हमें साउंड उतना ही ज्यादा लाउड सुनाई देगा, और जितना हम उससे दूर जाएंगे हमें उसकी लाउडनेस कम होती जाएगी साउंड की। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साउंड की वो है टिम्बर और क्वालिटी। टिम्बर और क्वालिटी क्या होता है? ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जिससे कि हम दो अलग अलग साउंड वेव्स, चाहे वो सेम लाउडनेस और सेम पिच के भी हो, तब भी उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जाए और आपका कोई भी फ्रेंड जिसको कि आप नहीं देख पा रहे हैं,
क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है। अगर वो आपके सामने आता है और कुछ बोलता है तो आप उसे उसकी आवाज से पहचान जाते हैं, क्योंकि आप उसकी क्वालिटी को पहचानते हैं, उसके साउंड की क्वालिटी को आप पहचानते हैं। भले ही दो साउंड जिनकी सेम लाउडनेस है, दो फ्रेंड हैं आके खड़े हो जाएं, उनके सेम लाउडनेस पर वो बोल रहे हो, साउंड का पिच भी एक जैसा हो, लेकिन फिर भी आप उन दोनों की वॉइस में डिफरेंशिएट कर लोगे। यही प्रॉपर्टी, यही कैरेक्टरिस्टिक बोलती टिम्बर और क्वालिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि वायलिन एंड फ्लूट, इन दोनों की वॉइस में, इन दोनों का साउंड में आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव by which we can differentiate between two different sound waves having same amplitude, same loudness and same pitch is known as timbre or quality. Now next is intensity. What is intensity? Actually कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि लाउडनेस और इंटेंसिटी एक जैसा समझा जाता है। जितना ज्यादा लाउडनेस, इंटेंसिटी, मतलब लाउडनेस और इंटेंसिटी को सेम बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों सेम नहीं होते हैं। लाउडनेस तो एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, जबकि इंटेंसिटी एक ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये ह्यूमन ईयर की सेंसिटिविटी पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि जो लाउडनेस है वो ह्यूमन ईयर की सेंसिटिविटी पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, हो सकता है कि एक ही साउंड किसी पर्सन के लिए ज्यादा लाउड हो और वही सेम साउंड दूसरे वाले के लिए, जो कि कम सुनता है या जिसको कोई और प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वही सेम साउंड उसके लिए सॉफ्ट हो। तो जो लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है ह्यूमन ईयर की सेंसिटिविटी पर, जबकि इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर। जो लाउडनेस है उसे हम मेजर नहीं कर सकते एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह, क्योंकि ये एक सेंसेशन है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जबकि जो इंटेंसिटी होती है उसे मेजर किया जा सकता है। किस तरीके से डिफाइन किया जाता है इंटेंसिटी को? इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी इज साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये फॉर्मूला दिया जाता है इंटेंसिटी का। अगर यहां से यूनिट निकाला जाए तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? साउंड एनर्जी की, जैसे कि अगर हम जानते हैं ऐसा यूनिट की बात करते हैं सबसे पहले, तो एनर्जी, साउंड इज ऑल्सो द साउंड एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल। सो जूल पर टाइम की होगी सेकेंड, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट है जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। और इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं, जैसा कि हमें पता है जूल पर सेकेंड यानी वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी पर टाइम, इट इज नॉन एज पावर। So we can write joule per second is watt upon meter square. So it is also the one of the unit of and intensity of sound. Next, production of sound. अगर हम एक लैब में, लेबोरेटरी में साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क जो कि कुछ इस तरीके का होता है। इस ट्यूनिंग फोर्क की इन आर्म्स को बोलते हैं प्रॉन्ग्स, और इन प्रॉन्ग्स पर जब एक रबर पैड होता है लैब्स में, सॉफ्ट रबर पैड, इसके थ्रू जब स्ट्राइक किया जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर इन साउंड वेव्स का फॉर्मेशन हम देखना चाहें तो वो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे ही आप ट्यूनिंग फॉर्क पर रबर पैड से स्ट्राइक करते हो, मान लिया स्टार्टिंग में जब ट्यूनिंग फॉर्क सिंपली इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसके आसपास की जो एयर डेंसिटी होगी वो नॉर्मल मीन्स सेम डिस्टेंस पर एयर मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ इस तरीके से सेम डिस्टेंस पर एयर मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ इस तरीके से हम इसके आसपास की एयर डेंसिटी को शो कर सकते हैं। अभी इसके सिर्फ हम एक और प्रॉन्ग की बात करेंगे, दूसरे साइड की बात नहीं करते हैं। जैसे ही इस पर रबर बैंड से स्ट्राइक किया जाता है तो इसके जो प्रॉन्ग्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। ये प्रॉन्ग्स
जैसे ही इस तरीके से स्ट्रेच होंगे ये इधर की तरफ, ऐसे सेम इधर का भी होगा कुछ इस तरीके से। तो ऐसा जब इसकी प्रॉन्ग्स हो जाती हैं तो इसके पास में जो जस्ट एयर मॉलिक्यूल्स थे उन पर प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने पर वो एकदम पास पास आ जाते हैं, जिसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। यानी इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और फिर धीरे धीरे प्रेशर और आगे बढ़ेंगे तो वही कम होता जाएगा। यानी नॉर्मल डेंसिटी जैसे स्टार्टिंग में थी वैसे ही बनी रहती है। इसके बाद जब ये प्रॉन्ग वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आएगा, यहां से वापस से जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, वापस से इसके पास वाले एयर मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर कम होगा और प्रेशर कम होने की वजह से जो इसके एकदम पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी जो पहले जैसी थी सेम वैसी ही हो जाएगी और ये जो मैक्सिमम डेंसिटी वाला रीजन है थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा और वापस से वही डेंसिटी। फिर जब ये प्रॉन्ग्स अंदर की तरफ शिफ्ट होंगी कुछ इस तरीके से, जब ये प्रॉन्ग्स इस तरीके से अंदर शिफ्ट होती हैं तो इसके पास जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उन पर प्रेशर की वैल्यू कम होती है। कम होने से वो थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं इस तरीके से, वापस से वही नॉर्मल डेंसिटी कुछ दूरी पर जाकर जो स्टार्टिंग में थी और फिर वापस से कम डेंसिटी वाला रीजन और अगेन सेम डेंसिटी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क में जब प्रॉन्ग्स शिफ्ट होती है उनका मूवमेंट होता है तो दो तरह के हमें रीजन मिले हैं। एक तो रीजन है मैक्सिमम डेंसिटी का जहां पर ये पार्टिकल एकदम पास पास आ चुके हैं, इस रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन। और सेकंड जहां पर पार्टिकल डेंसिटी बहुत कम है यानी दूर दूर है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इस रीजन को बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो यानी कि साउंड वेव जब भी प्रोपोगेट करती है तो हमेशा वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में ही प्रोपोगेट करती है। कंप्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं द रीजन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी एंड रेयरफैक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं द रीजन ऑफ मिनिमम डेंसिटी। ठीक है, तो इसको हम इन्हीं वेव्स को हम जब हम वेव की फॉर्म में बनाते हैं तो इनको कैसे बनाया जा सकता है। मान लिया एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर अगर हम ले लें डेंसिटी, तो जैसे जैसे इनिशियली डिस्टेंस पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इन वेव्स इसका कुछ ये वेव इस तरीके से मिलती हैं। इनमें से जो अपर पार्ट है ये क्रस्ट और ट्रफ में ही है। जब हम अधिकतर कंफ्यूजन होता है कि जैसे कि हम लाइट वेव्स में जो कि हम इस तरीके से बनाते हैं उसमें हम ये बोलते हैं कि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव जिनमें कि पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन इनके वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन एंड वाई पर लेते हैं पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन। तो ट्रांसवर्स वेव को भी इसी तरीके से ड्रॉ किया जाता है। फिर क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर हम साउंड वेव की बात करते हैं तो उनको हम इस तरीके से क्यों ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि उनमें पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है। तो उसका आंसर ये है कि वहां पर ट्रांसवर्स वेव को हम जब शो करते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस पर हम वेव प्रोपगेशन जबकि वाई एक्सिस पर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन लेते हैं। जबकि साउंड वेव जब हम ये ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस एंड वाई पर डेंसिटी है, जो कि ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। डेंसिटी इंक्रीज होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर जब डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है दैट रीजन इज नोन एज कंप्रेशन और फिर धीरे धीरे वापस से नॉर्मल डेंसिटी होती है।
फिर एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन पे आने के बाद डेंसिटी कम होने लगती है एंड मिनिमम डेंसिटी हो जाती है। इस मिनिमम डेंसिटी के रीजन को बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो इसीलिए साउंड वेव को भी हम इस तरीके से बना सकते हैं एंड साउंड वेव रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। नाउ एक क्वेश्चन पर करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज अ हियरिंग range from 20 to 20 kilohertz. What are wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies while the speed of sound is given in air, it is 340 meter per second. Now, what is the solution? As we know, जैसा कि हमने वेव वेलोसिटी के फॉर्मूले में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी मीन्स n इक्वल्स टू स्पीड अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अगर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पर्सन है जो कि 20 to 20 किलो हर्ट्ज के रेंज का साउंड वेव सुन सकता है, देन व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव इन एयर। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, जबकि साउंड की स्पीड एयर में दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड। तो वेवलेंथ, अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड पता है, एंड वी हैव टू फाइंड वेवलेंथ। देन फर्स्ट हम बात करते हैं 20 हर्ट्ज, क्योंकि हमें इस फ्रीक्वेंसी रेंज का लोअर फ्रीक्वेंसी एंड हायर फ्रीक्वेंसी दोनों के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। पहले हम जब मानते हैं कि फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला जिससे कि हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड इज गिवन 340 मीटर पर सेकेंड एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज 20, सो आंसर इज 17 मीटर। नाउ सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या है, अपर रेंज 20 किलोहर्ट्ज। 20 किलोहर्ट्ज मींस 1 किलो इक्वल्स टू 1000, सो वी कैन राइट हियर 20,000 हर्ट्ज। अगेन इन वैल्यूज को जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा स्पीड सेम है 340 अपॉन फ्रीक्वेंसी 20,000। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 17 इंटू 10⁻³ मीटर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है, जब लाइट रेस एक पॉलिश्ड सरफेस पर आकर टकराती है तो वापस से उसी मीडियम में लौट जाती है और इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सेम ऐसे ही हम साउंड का रिफ्लेक्शन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसको डिफाइन करने के लिए सेम वही, व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक अ सरफेस दे रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के जैसे कि लाइट के रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट, angle of incidence is equal to the angle of reflection, and second, the incident wave, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. सेम यही दोनों लॉज साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए भी दिए जाते हैं। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली। किस तरीके से, लेट अस टेक अ एग्जांपल। वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले इसके लिए एक स्मूथ पॉलिश्ड वुडन बोर्ड लेते हैं और इसको टेबल पर वर्टिकली रख देते हैं एकदम 90 डिग्री के एंगल पर। एट राइट एंगल्स टू द बोर्ड फिक्स अ वुडन स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पर दो साइड पर ट्यूब रखते हैं और इन ट्यूब्स को अंदर की तरफ से एकदम पॉलिश्ड कर देते हैं। इस तरीके से एक साइड पर 1 ट्यूब एंड सेकंड इज इस टेबल पर बीच में एक स्क्रीन रखी हुई है वर्टिकली,
इस स्क्रीन के एक साइड एक ट्यूब रखा, दूसरे साइड पर सेकंड ट्यूब। इस ट्यूब को अंदर से डार्क कर लेते हैं, डार्क ट्यूब होनी चाहिए ताकि अंदर से कोई रिफ्लेक्शन ना हो। अब रिफ्लेक्शन को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, इनके लॉस को वेरीफाई करने के लिए मान लिया कि इस ट्यूब के कॉर्नर पर एक क्लॉक को रख देते हैं। एंड दूसरी साइड से हम खुद यहां पर आकर सुनते हैं। साउंड वेव जब इस क्लॉक के थ्रू इस स्क्रीन पर आकर कुछ एंगल पर टकराती है, क्योंकि इंसिडेंट रे है और इस स्क्रीन को हम एक नॉर्मल की तरह मान सकते हैं। नॉर्मल जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है। तो इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा इसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। मान लिया ये एंगल आई है। ये रेस यहां से टकरा कर जब वापस इस पाइप के थ्रू होते हुए हम सुनेंगे, बिकॉज ये रिफ्लेक्टेड रेज है और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जब इस ट्यूब को हम एकदम स्क्रीन के पैरेलल रखेंगे तो हमें साउंड की इंटेंसिटी बहुत ही कम सुनाई देती है। जैसे जैसे हम इस ट्यूब को कुछ एंगल पर आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं, साउंड की इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। एक पर्टिकुलर एंगल पर जाकर साउंड हमें मैक्सिमम सुनाई देता है। उस एंगल से थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर साउंड की इंटेंसिटी फिर से कम हो जाती है। तो ये जो एंगल जिस पर कि हमें साउंड मैक्सिमम सुनाई दिया था, इस एंगल को अगर हम नोट करें तो ये एंगल हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल मिलेगा, जो कि रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। इसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि यहां से इस प्रैक्टिकल से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये क्लॉक को रखा जाएगा, सेम उतने ही एंगल पर हमें साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी। तो यहां से फर्स्ट लॉ वेरीफाई होता है। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कहां कहां पर इसके रिफ्लेक्शंस का यूज किया जाता है? सबसे पहले साउंड बोर्ड। बड़े बड़े हॉल्स में, ऑडिटोरियम्स में, जहां पर हम चाहते हैं कि साउंड हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाए, उसके लिए हम स्पीकर्स को एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर सरफेस लेकर उसके फोकस पर रख देते हैं, कुछ इस तरीके से। कॉनकेव मीन्स जिसका आउटर पर पॉलिश होती है और इनर पार्ट रिफ्लेक्शन का काम करता है। इसके फोकस पर स्पीकर रख देने से जब साउंड वेव इस स्पीकर से इस कॉनकेव सरफेस पर आकर टकराती हैं, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से आपस में पैरेलल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। इस कॉनकेव रिफ्लेक्टर को ही साउंड बोर्ड कहा जाता है। और ये साउंड बोर्ड का यूज जहां पर बड़े बड़े हॉल्स में या ऑडिटोरियम्स में, जहां पर हम साउंड वेव्स को स्प्रेड करना चाहते हैं सब डायरेक्शन में, वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट है मेगाफोन और स्पीकिंग ट्यूब भी कहा जाता है इन्हें। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमें कोई बहुत दूर खड़ा होता है और उसे बुलाना होता है, तो हम अपने we cup our hands and call the person with maximum sound we can produce। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों को अपने फेस के पास लाकर बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि साउंड वेव्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि साउंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रेवल करे, इसके लिए हम एक कॉन शेप का ट्यूब यूज करते हैं और उसी कॉन शेप के ट्यूब को बोलते हैं मेगाफोन। वो कुछ हॉर्न शेप का बोल सकते हैं, ऐसा होता है कुछ इस तरीके का ट्यूब यूज करने से जब साउंड वेव्स इसके अंदर एंटर होती हैं, तो ये रिफ्लेक्शन के थ्रू जब आगे बढ़ती हैं
तो ये स्प्रेड होने के बजाय एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। सेम ऐसे यहाँ पर भी। तो इस तरीके से साउंड वेव्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए हम इस मेगाफोन का यूज करते हैं। इसके अलावा थर्ड हम स्टेथोस्कोप भी बोल सकते हैं, जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं। ये कह सकते हैं हम, जो स्पेशली हार्ट्स एंड लंग्स में साउंड वेव्स को सुनने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। इसमें भी एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है, जिसके थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू साउंड वेव्स जो होता है वो डॉक्टर्स के कानों में पहुंचता है, वो सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इको पढ़ेंगे और कुछ उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड उनके एप्लीकेशंस। ओके, थैंक यू।